जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फंडा यूपीएससी में। मेरा नाम है गौरव और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 का करंट अफेयर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर रिपोर्ट पूछी जा सकती है। टॉपिक का नाम है रेगुलेशंस फॉर कोचिंग सेंटर्स इन इंडिया। ऑब्वियसली कहाँ से चालू होता है ये टॉपिक? 2024 के स्टार्टिंग में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेके आती है कुछ गाइडलाइंस। किनके लिए? ऑब्वियसली कोचिंग सेंटर्स के लिए। क्यों लेके आती है? आए दिन हम न्यूज़ में देखते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोटा की बात करूं, जनरली जो कि जाना जाता है कोटा फैक्ट्री के नाम से। क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एस्पिरेंट्स, राइट। एंड 2023 के आंकड़े ये बताते हैं कि कम से कम 20 लोगों ने 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है कोटा में। तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स जैसे कि फी पे कर देना, वन टाइम फी पे कर देते हैं और जब हमें रियलाइज होता है कि यार इस कोचिंग के लिए या इस प्रोफेशन के लिए मैं बना ही नहीं हूँ और मुझे जब विड्रॉ करना होता है कोचिंग सेंटर से तो ना ही वहां से फी मिलने वाली है, ना ही वहां से कुछ सपोर्ट मिलेगा। सो एट द एंड डिग्रेड होती है स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ एंड वो कुछ ऐसे कदम लेता है जो कि किसी ने भी नहीं लेने चाहिए। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। लाइक वाइज दूसरे पैमाने की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारा ही एग्जाम लेते हैं यूपीएससी का, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, दिल्ली आते हैं, ओआरएन आते हैं एंड कोचिंग फीस अगर आप देखते हो 1 से 1.5 साल की कोचिंग की फीस उसकी लगभग 1.5 से 2 लाख की होती है। इतने हाई चार्जेस, राइट। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। एक ही टॉपर आप देखोगे 10 से 15 कोचिंग, 15 से 20 कोचिंग, हर एक कोचिंग का वो स्टूडेंट स्टूडेंट वो टॉपर स्टूडेंट रहा है, राइट। तो क्या ये एक मिसलीडिंग या फॉल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं है? और यही चीज गवर्नमेंट को दिखी है और उन्होंने कुछ गाइडलाइंस लेके आए हैं, उसी के ऊपर हम रिपोर्ट लिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने लिखने से पहले थोड़ा सा इस रेगुलेशंस के बारे में, इन गाइडलाइंस के बारे में डेफिनेटली सर्च किया ही होगा। एक चीज मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि जो भी रेगुलरली यहाँ पे 9 बजे वीडियो का वेट करते हैं वो सभी रेगुलरली कंसिस्टेंटली लिख रहे हैं। ठीक है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में हमेशा यही कहूंगा, इट इज नॉट दैट कि यहाँ पे जो मैं आपको एक सैंपल ऐसे या सैंपल आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, दैट इज नॉट द परफेक्ट वन। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आपका सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए, बट बहुत सारी चीज जब हम यहाँ पे हमारे आइडियाज शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो बहुत सारी चीज हम वहां से सीखते हैं। एंड जो सबसे ज्यादा आप सीखते हो, आपने जो लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आज आपने रिपोर्ट लिखी है, तो वो आपका बेस्ट टीचर है आपको इम्प्रोवाइज कराने में। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम डिस्कस करेंगे आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, इसके ऊपर देखते हैं कि क्या रिपोर्ट हमारी लिखी जा सकती है। ओके, सो रेगुलेशंस फॉर कोचिंग सेंटर, गवर्नमेंट ने जारी की थी गाइडलाइंस, वैसे ही हमने स्टार्ट किया है। सेम फॉर्मेट वुड बी ऑलवेज सेम फॉर्मेट, हमें हमेशा हमारा सेम ही होगा। एक्स वाई जेड स्पेशल करस्पॉन्डेंट, सो हियर इट इज एक्स वाई जेड स्पेशल करस्पॉन्डेंट। आप अगर चाहो तो यहाँ पे न्यू दिल्ली भी मेंशन कर सकते हो, एक सिटी मेंशन कर सकते हो। मेक श्योर जो हमें मेंशन नहीं करना है वो है नाम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गौरव हूं तो मैं यहाँ पे मेरा नाम नहीं लिखूंगा या मैं किसी दूसरे का भी नाम नहीं लिखूंगा। ठीक है, एंड डेट। तो एक हमारा फॉर्मेट हो गया। विल स्टार्ट। रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, हैज रिलीज्ड न्यू गाइडलाइंस फॉर कोचिंग सेंटर्स इन इंडिया। This move addresses the need for legal framework to manage the unregulated growth of private coaching centers in India। आपने देखा होगा प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की जो ग्रोथ हुई है वो एक्सपोनेंशियल रेट पे हुई है। क्यों? फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो कह लो या फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कह लो। ठीक है, या फॉल्स क्लेम करना कि ये टॉपिक तो हमारे ये यहाँ से ही आता है। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट में या फॉल्स प्रोमिसेस में ये भी आता है कि गारंटेड रिजल्ट। तो इस तरीके के अगर से इस गाइडलाइंस के बाद में कोई भी कोचिंग ये सारी चीजें क्लेम करता है तो उसके ऊपर दे आर सब्जेक्ट टू पनिशमेंट। ठीक है, 25,000 1 लाख तक की पनिशमेंट उन्हें हो सकती है। इनफैक्ट जो उनका कोचिंग का रजिस्ट्रेशन है वो तक कैंसिल हो सकता है। तो मैं चाहूंगा आप सभी को कि एक बार ये आपको रेगुलेशंस रीड करनी है, नॉट जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ कल को चल के अगर हम भी इन कोचिंग्स का पार्ट होते हैं तो वो अपनी मनमानी ना चला सके और हम भी उन्हें बता सके कि ऐसे भी कुछ गाइडलाइंस है, तो आप इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही वर्क कीजिए। सेकेंड, द गाइडलाइंस, क्यों यह गाइडलाइंस जारी की गई? सो गाइडलाइंस केम फॉलोइंग कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को बहुत सारी कंप्लेंट रिसीव हुई है जहां पे केसेस आते हैं जैसे कि स्टूडेंट सुसाइड, फायर इंसिडेंट, लैक ऑफ फैसिलिटीज इन कोचिंग इंसिडेंट, एज वेल एज मेथोडोलॉजीज ऑफ द टीचिंग एडॉप्टेड बाय देम।
ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉपर प्रोस्पेक्टस नहीं होता है। एक बार फी पे कर दो, फी पे करने से पहले सब कुछ अच्छा, जैसे फी पे कर दिया तब पता चला कि भाई ऐसे ही चलता है, तब तो बोलेंगे ऐसे ही चलता है, जो करना है कर लो। फायर सेफ्टी, फायर एक बहुत ज़्यादा कंसर्न बना हुआ है आजकल। अगर आप देखते हो कोचिंग सेंटर में कि फायर लग रही है लेकिन इवैक्यूएशन का कुछ वहाँ पे प्रोविजन नहीं है। इवैक्यूएशन का क्या, बेसिक फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जो होने चाहिए वो भी नहीं है। तो यही सारी चीज़ों को करेक्ट करता है रेगुलेशंस या गाइडलाइंस दैट आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कि कोई भी अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे फर्स्ट एड किट्स अवेलेबल होने चाहिए, देन वहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट अवेलेबल होना चाहिए, जो भी रेफरेंसेस नंबर है या रेफरेंसेस हॉस्पिटल है वो सारी चीजें बाहर डिस्प्ले बोर्ड पे सब कुछ ओपनली पब्लिश होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें गाइडलाइंस, बहुत अच्छे गाइडलाइंस है, एक बार डेफिनेटली आपको देखना है। आफ्टर दैट द गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स, गाइडलाइन क्लियर कट मना करता है कि कोई भी बच्चा जो 16 साल से कम का है या अगर वो 12वीं पास नहीं किया है तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट नहीं बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ही ऐसा लगता है, अभी अगर मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे सिविल सर्विस ही मेरा अल्टीमेट गोल है, ठीक है, तो मैं अभी से ही प्रिपरेशन करता हूँ, ग्रेजुएशन के साइड बाय साइड मैं मेरी सीएससी की प्रिपरेशन चालू कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आई एम नॉट एलिजिबल, मैं अंडर एलिजिबल हूँ कोचिंग सेंटर लेने के लिए। पहली चीज, कोचिंग सेंटर इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली किससे कहा गया है? ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या नॉलेज इंफॉर्मेशन इम्पार्ट कराता है, जिस क्लास की स्ट्रेंथ 50 होनी चाहिए, कम से कम 50 होनी चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूट को कोचिंग कहा गया है। क्या इसमें डांस इंस्टीट्यूट, सिंगिंग इंस्टीट्यूट या थिएटर, प्ले, आर्ट जैसे ड्राइंग हो गया, ये सारी चीज आती है कि तो उन्हें कोचिंग नहीं कहा गया है। कोचिंग जनरली इट मीन्स कि जो भी कॉम्पिटिटिव क्लासेस होते हैं, कॉम्पिटिटिव क्लास की प्रिपरेशन करा रहा है या कुछ भी नॉलेज पास ऑन कर रहा है, गाइडेंस मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा है और उसकी स्ट्रेंथ अगर 50 से ज्यादा है तो वो इस गाइडलाइंस के अंडर आता है और उसे कोचिंग कहा गया है। सो गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली मना करता है कि इंस्टीट्यूट नॉट टू इनरोल स्टूडेंट्स बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 16 साल से छोटा कोई भी वहां पे पढ़ने नहीं जाएगा या वहां पे इनरोल नहीं हो सकता है। साथ ही साथ ये तो स्टूडेंट्स की बात हो गई, इनफैक्ट जो टीचर्स भी है, टीचर्स का भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो ग्रेजुएशन से कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट द ट्यूटर जो भी आपको पढ़ा रहा है वो कम से कम ग्रेजुएटेड होना चाहिए, ठीक है। अब वो चीज़ अलग है, एक तो आजकल हम यूट्यूब पे बहुत सारे ये देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इवन दो वो बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, बट स्टिल अगर उन्हें किसी कोचिंग में पढ़ाना है तो उन्हें मिनिमम ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए। तो सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, जो 16 साल के कम के हैं वो ही कोचिंग का पार्ट नहीं बन सकते। साथ ही साथ नो कोचिंग सेंटर शैल इंगेज ट्यूटर्स, ठीक है, ट्यूटर्स को भी कोचिंग सेंटर एंटरटेन नहीं करेगा अगर से उसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन से कम है तो। नेक्स्ट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली द ट्यूशन फीस फॉर द डिफरेंट कोर्सेज एंड करिकुला बीइंग चार्ज शैल बी फेयर एंड रीजनेबल। जो भी कोचिंग फीस चार्ज करती है वो फेयर और रीजनेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यार मैं सीडीएस की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ और फीस कह रहे हैं कि 60,000 70,000, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ फी कह रहे हैं वो 2 लाख 3 लाख, ठीक है। ऑब्वियसली जो कुछ कुछ स्टूडेंट कुछ कुछ कोचिंग्स की फीस 1 लाख 1.5 लाख भी होती है, बट अगर से वो रीजनेबल है देन इट इज फाइन। अगर से वो अनरीजनेबल है, ठीक है, देन उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। एंड इन केस अगर से आप किसी कोचिंग में एनरोल कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 1.5 साल के प्रोग्राम में रजिस्टर कर दिया जिसकी फीस थी 2 लाख रुपए, एंड 2 महीने बाद आपको रियलाइज होता है कि यार मेरे बस की नहीं है या मैंने कुछ और करना चाहिए, या जब हम उस इन्वायरमेंट में एक्लिमेटाइज नहीं होते, हमें लगता है कि यार विड्रॉ करना चाहिए कोचिंग से, तो आपकी फी जो है, रिमेनिंग फी जो है वो आपको प्रो रेटा बेसिस पे रिफंड होनी चाहिए विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर कोचिंग आपको फी रिफंड कर देना चाहिए प्रो रेटा बेसिस पे, ठीक है। सो इफ द स्टूडेंट हैज पेड फॉर द कोर्स इन फुल फी एंड इज लिविंग द कोर्स इन मिडल ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, a student will be refunded for the remaining period on pro rata basis within 10 days। 10 दिन के अंदर उसकी सारी फी रिफंड होनी चाहिए। अगर से हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हॉस्टल सर्विस भी आपने अगर यूज नहीं की है, ऑब्वियसली रिमेनिंग टाइम के लिए तो यूज नहीं करोगे, तो वो भी चीज आपकी रिफंड होनी चाहिए। ड्यू टू टफ कॉम्पिटिशन एंड एकेडमिक प्रेशर ऑन स्टूडेंट, कोचिंग सेंटर should also take steps for the mental well-being of student and may conduct classes विदाउट पुटिंग अनड्यू प्रेशर ऑन देम, ठीक है। साथ ही साथ ये भी गाइडलाइन का पार्ट है कि स्टूडेंट्स को एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ आपको जो
को करिकुलर एक्टिविटीज होती है, जो एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, जो दुनियादारी की बातें होती है, उन सब में भी आप इंगेज कराओगे ताकि उसका मेंटल बर्डन रिड्यूस हो सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एट द सेम टाइम आपको उसके लॉजिकल रीजनिंग, कॉग्निटिव स्किल्स, इन सब चीज़ों के ऊपर भी आपको सेशंस रखने चाहिए। ये सारी गाइडलाइंस उसमें जारी की जाती है। एट द एंड दिस रेगुलेशंस एम टू क्रिएट अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड एथिकल इन्वायरमेंट विद इन द कोचिंग सेंटर इंडस्ट्री इन इंडिया टू इंश्योर एथिकल प्रैक्टिसेस एंड स्टूडेंट्स वेलबींग। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक वर्ड लिमिट है, सिर्फ 200 शब्दों की वर्ड लिमिट है, तो हमने यहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन नहीं किए। अदरवाइज बहुत सारे स्टैंडर्ड्स इसके अंदर मेंशन्ड है, जो कि इंटायरली स्टूडेंट्स के फेवर में एंड ऑब्वियसली होने भी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज आपको एक बार अपने साइड से भी इसे रीड करना है। एंड 200 वर्ड में मैं इतना ही समराइज कर पाया हूं। आई होप कि आपको एक रफ आइडिया मिला होगा कि ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं, अब देखो ये तो रेगुलेशंस फॉर कोचिंग सेंटर है, तो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए इसके बारे में। तो इस रीजन से प्लीज उसे एक बार रीड कीजिए एंड उसके ऊपर आप अच्छे से लिखिए। ऐसे ही हम मिलेंगे अगले टॉपिक में। मैं आपको एक ऐसे का टॉपिक दूंगा जिसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। प्लीज कंसिस्टेंटली राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए। आप अच्छा लिखिए, बुरा लिखिए, इट डजेंट मैटर। ठीक है, एट द एंड आपके और 30 दिन होने दो। आज हमारा शायद 25वां या 26वां क्लास है। ठीक है, आप हमने देखो कि इतनी सारी राइटिंग प्रैक्टिस कर ली है। टॉपर्स भी अगर आप देखोगे, टॉपर्स के अगर आप लेक्चर देखोगे, वो भी आपको यही एडवाइस देगा कि मैंने कम से कम 20-30 प्रैक्टिस की होंगे। एंड सोचो कि जब आप 60 टॉपिक्स लिख लेते हो तो आप किस लेवल पे रहोगे, आपकी प्रोफिशिएंसी, आपकी प्रैक्टिस, ठीक है, आपका हैंड ऑटोमेटिकली वहां पे लिखना स्टार्ट कर देगा। सो दैट इज ऑल इन टुडेस क्लास। हैव अ गुड डे। जय हिंद।